28 January 2022, The Hindu editorial. Open the schools. स्कूलों को खोल दीजिए. Schools must reopen as severe cases dip and vaccination coverage increases. स्कूल्स को दोबारा खुलना ज़रूरी है जैसे तीव्र केस में कमी हो रही है और वैक्सीनेशन का कवरेज बढ़ रहा है. India continues to record over 280,000 cases every day, which on its own is an uncomfortable statistic. भारत जो है 2,80,000 केसेस से ज़्यादा हर रोज रिकॉर्ड कर रहा है, जो अपने आप में एक अनकंफर्टेबल आंकड़ा है. These are not too far from that observed during the second wave, and it is understandable why state administrators continue to impose lockdowns. ये जो नंबर्स हैं ये बहुत दूर नहीं है उन नंबरों से जो कि अब देखे गए थे सेकेंड वेव के दौरान, और ये समझा जा सकता है कि क्यों स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं वो लॉकडाउन इम्पोज करने में कंटिन्यू कर रहे हैं. However, numbers are meaningless without context, and the data from the states show that what was most feared about Omicron, an upsurge of hospitalizations and indiscriminate mortality, has not come to pass. लेकिन बहरहाल नंबर्स में बिना मीनिंग के होते हैं जब तक कि उनका संदर्भ ना हो, और जो डेटा स्टेट्स से आ रहा है वो दिखा रहा है कि जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा डर था कि हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ेंगे और मृत्यु बिना किसी फर्क करते हुए सब लोग मृत्यु को प्राप्त करेंगे इनडिस्क्रिमिनेटली, यानी कि कोई किसी के पक्ष में, यानी कि कोई पर्टिकुलर टाइप के लोग नहीं मरेंगे, सभी मरने लगेंगे, ऐसा हुआ नहीं है. The states that are in the throes of the wave now report on average that more than 95% of their available beds are unoccupied. जो स्टेट्स इस वेव के पास में हैं वो अब ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि औसतन कि उनके जो अवेलेबिलिटी है बेड्स की उसमें से 95% जो हैं वो ऑक्यूपाइड नहीं है. By no means does this suggest that an Omicron infection is mild or that those vaccinated can be assured of pre-2020 nonchalance. किसी भी प्रकार से इससे ये सुझाव नहीं निकलता कि ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन माइल्ड है या कि जिनका वैक्सीनेशन हो गया है वो आश्वस्त हो सकते हैं कि वो 2020 के पहले के हिसाब से बिना किसी परवाह के चल सकते हैं. However, the evidence is unequivocal that the odds of requiring hospitalization are low in the doubly vaccinated, and the vaccines so far continue to deliver on their promise of staving off severe illness. लेकिन बहरहाल ये एविडेंस बिल्कुल क्लियर है, दो तरफा नहीं है, कि जो हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत के जो चांसेस हैं वो उन लोगों में कम हैं जिनका डबल वैक्सीनेशन हो गया है, और अभी तक जो वैक्सीन्स हैं वो अपने वायदे पे डिलीवर कर रही हैं कि भी वो जिनका वायदा है कि तीव्र इलनेस से आपको हम तीव्र इलनेस को हटा देंगे. These observations are no doubt accounted for by various state governments which are now easing restrictions and allowing business establishments and public places to open up. और ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं ये निश्चित रूप से उन अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स ने इनको मद्देनजर रखा है जो अब रिस्ट्रिक्शंस को ढीला कर रही हैं और बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स को अलाउ कर रही हैं और पब्लिक प्लेसेस को भी अलाउ कर रही हैं कि वो खुलें. However, schools continue to be shut in most places and administrators are reluctant to open them because most children are unvaccinated. लेकिन बहरहाल स्कूल्स बंद ही रहे हैं ज़्यादा जगहों में और एडमिनिस्ट्रेटर्स रिलक्टेंट हैं कि वो उनको खोलें क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो हैं वैक्सीनेटेड नहीं हैं. Serology surveys by the ICMR and independent experts have found that greater than 70% of children displayed COVID-19 antibodies
which is no different from adults. जो serology सर्वेक्षण किए गए आईसीएमआर के द्वारा और इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स के द्वारा, उन्होंने पाया कि 70% से ज़्यादा बच्चे कोविड-19 के एंटीबॉडीज को डिस्प्ले कर रहे हैं, जो कि एडल्ट से कोई फर्क नहीं है। Other lines of research also established that while children are likely to contract the infection and be carriers, they are less likely to fall severely ill. दूसरे रिसर्च की लाइनें ये भी स्थापित करती हैं कि जबकि बच्चे वो इन्फेक्शन कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, चांस है कि वो इन्फेक्शन पकड़ लेंगे और कैरियर बन जाएंगे, लेकिन तीव्र बीमारी उनको हो जाएगी, ये कम, उसका चांस कम है। Placing this in context with the disruption that has taken place in schools, the years of quality teaching time that have been lost, and the entrenching of inequality among well off children and those who are dependent on schools not only for learning but also a nutritious meal, it is clear that schools in good conscience cannot be allowed to remain shut. इस बात को कि बच्चे सीवियरली इल नहीं होंगे, इसको इस संदर्भ में अगर रखा जाए कि जो स्कूल्स के पढ़ाई में जो डिसरप्शन आ गया है, जो बार बार रुक जाती है पढ़ाई, उससे कई सालों की जो क्वालिटी टीचिंग टाइम है, जो खो जा चुका है, खो गया रहा है, और एक इनइक्वालिटी, असमानता आ गई। जो अमीर बच्चे हैं उसमें, और जो गरीब हैं, जिनको जो कि स्कूल्स पे डिपेंडेंट है, ना केवल अपने सीखने के लिए बल्कि एक न्यूट्रिशियस खाने के लिए भी डिपेंडेंट है, उनके बीच में एक असमानता दर्ज हो गई है। और ये क्लियर हो गया है कि स्कूल्स को हम बंद नहीं रख सकते हैं अगर हमारी कॉन्शियंस साफ है तो। यानी हम अंतरात्मा की आवाज़ ये है कि भाई स्कूल्स को खोला जाए। The COVID-19 pandemic has not ended, but societies are better prepared and aware of the reasonable measures that can be undertaken to save lives. COVID-19 महामारी खत्म नहीं हुई है, लेकिन समाज अब बेहतर तैयार है और अवेयर है, उसको जानकारी है कि कौन से रीजनेबल तरीके अपनाने चाहिए जिससे कि हम जानों को बचा सकें। Lockdowns are effective as a temporary measure and give time to stock up, but they come with huge costs and are not sustainable over the longer term. लॉकडाउन्स एक टेम्पररी रूप में, टेम्पररी कार्य के रूप में, टेम्पररी एक्शन के रूप में इफेक्टिव हैं, और वो समय दे देते हैं कि हम फिर से अपने आप को मजबूत कर लें, बट वो उसके साथ आती है बहुत बड़ी कॉस्ट, और ये लॉन्ग टर्म में, यानी लंबे अवधि में सस्टेनेबल नहीं है, इससे दिक्कत ही पैदा होगी। Thus, states should prioritize expanding vaccine coverage, insist on masks when children are in close confines, undertake periodic testing to gauge transmission, and monitor hospitalization trends while fully reopening the schools. और इसलिए स्टेट्स को ये चाहिए कि वो प्राथमिकता दें वैक्सीन कवरेज को एक्सपैंड करने पे, मास्क पहनने पे आग्रह करें जब बच्चे किसी बंद जगह में हों, और पीरियोडिक समय समय पे टेस्टिंग करवाएं जिससे कि वो मेजर कर सकें कि ट्रांसमिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, और हॉस्पिटलाइजेशन के ट्रेंड्स को भी मॉनिटर करें जबकि वो स्कूल्स को पूरी तरह से ओपन कर दें। Experience from other countries such as the UK and US suggests that the reopening of schools hardly impacted transmission trends. UK और US जैसे दूसरे कंट्रीज से जो अनुभव है वो ये सुझाता है कि स्कूल्स का फिर से खोल देने से कोई खास असर ट्रांसमिशन के, वायरस के ट्रांसमिशन के रुझान में नहीं होता है। इंडिया मस्ट इनकॉर्पोरेट दीज लेसन्स, भारत को इन सबक को भी शामिल करना चाहिए। एडिटोरियल 2, रॉन्ग रूट, गलत रास्ता। Kerala's move to dilute the Lok Ayukta law
through an ordinance is questionable. केरला ने जो लोक आयुक्त लॉ को कमजोर कर दिया है, को ढीला कर दिया है एक ऑर्डिनेंस के माध्यम से, ये जो मूव है केरल केरल गवर्नमेंट का, ये क्वेश्चनेबल है, इसको क्वेश्चन किया जाना चाहिए. The Kerala government's proposal to amend its Lok Ayukta Act through an ordinance appears questionable and hasty. केरला गवर्नमेंट का जो प्रस्ताव है कि वो लोक आयुक्त एक्ट को अमेंड करेंगे एक ऑर्डिनेंस के माध्यम से, ये इस पे सवालिया चिन्ह लग सकता है, ऐसा प्रतीत होता है, और ये बहुत जल्दी किया जा रहा है ऐसा प्रतीत होता है. Even though जल्दी में किया जा रहा है, even though the left democratic government is citing legal opinion to justify the proposed amendments, it does give an impression that it is an unseemly hurry to remove the finality attached to a provision that allows the anti-corruption judicial body to direct a public servant to vacate office if an allegation is substantiated. हालांकि एलडीएफ गवर्नमेंट लीगल ओपिनियन का एग्जाम्पल दे रही है जस्टिफाई करने के लिए या सही ठहराने के लिए उनके जो प्रस्तावित अमेंडमेंट को, लेकिन ये एक इम्प्रेशन दे रहा है, ये जरूर एक ऐसा इम्प्रेशन देता है कि वो कुछ ज़्यादा ही जल्दी में है, जो अच्छी नहीं प्रतीत होती है. ऐसी फाइनलिटी को हटाने के लिए, जो कि एक ऐसे प्रावधान के साथ अटैच्ड है जो कि एंटी करप्शन जो जुडिशियल बॉडी यानी लोकायुक्त को अलाउ करता है कि वो किसी भी पब्लिक सर्वेंट को डायरेक्शन दे कि वो अपने ऑफिस को छोड़ दे अगर उसके खिलाफ जो एलिगेशन है वो सब्सटैंशिएट हो जाता है, यानी कि उसमें कुछ वजन साबित हो जाता है. The criticism by the opposition that the change may dilute the Lok Ayukta law appears valid, as Section 14 of the Lok Ayukta Act is its most stringent provision. ऑपोजिशन के द्वारा, विपक्ष के द्वारा जो आलोचना की जा रही है कि ये जो बदलाव है ये लोक आयुक्त लॉ को डाइल्यूट कर देगा, कमजोर कर देगा, ये प्रतीत होता है कि ये वैलिड आर्ग्यूमेंट है. और ये वैलिड आलोचना है, ये वैध आलोचना है, क्योंकि सेक्शन 14 है जो लोक आयुक्त एक्ट का, वो सबसे स्ट्रिंजेंट स्ट्रिक्ट प्रोविजन है, स्ट्रिक्ट प्रावधान है इस एक्ट का. Both the Congress-led United Democratic Front and the BJP have appealed to the governor not to promulgate the ordinance cleared by the cabinet. कांग्रेस द्वारा लेड जो यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट है यूडीएफ और जो बीजेपी है, दोनों ने ये अपील की है गवर्नर से कि वो इस ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट न करें जिसको कैबिनेट ने क्लियर कर दिया है, यानी उसको कार्यान्वित ना करें. Also, the present regime has been adversely affected by this particular provision. Also, जो अभी हाल की जो राज्य है जो वहाँ पे केरल में, उसके ऊपर विपरीत असर पड़ा है इस खास प्रोविजन का. In April 2021, Minister for Higher Education and Minority Welfare K.T. Jalil had to resign after the Lok Ayukta found him guilty of nepotism. अप्रैल 2021 में जो मिनिस्टर थे हायर एजुकेशन और माइनॉरिटी वेलफेयर के श्री के.टी. जलील, उनको रिजाइन करना पड़ गया था जब लोक आयुक्त ने उनको अपने सगे संबंधियों को फायदा दिलाने के लिए गिल्टी पाया था. The present regime seems to have realized only after this episode the implications of the binding nature of the Lok Ayukt's declaration that a public servant against whom an allegation is substantiated should not continue to hold office. अभी की regime है उसने ऐसा प्रतीत होता है कि अभी ही ये इस एपिसोड के बाद, इस घटना के बाद ही ये बात रियलाइज करी है कि लोक आयुक्त का जो डिक्लेरेशन है कि पब्लिक सर्वेंट जिसके खिलाफ एलिगेशन सब्सटैंशिएट हो गए हैं उसको ना ऑफिस नहीं होल्ड करना चाहिए, इसके क्या इम्प्लीकेशन है, क्या उसके असर हैं बाइंडिंग नेचर के, जो बाइंडिंग पावर दिया गया है, बांधने का पावर जो लोक आयुक्त को दिया गया है इस तरह से, उसके क्या क्या
असर हो सकते हैं। इसको इस एपिसोड के बाद ही ये समझ में आया है प्रेजेंट regime को। The government has defended the proposed ordinance on the ground that the section amounts to removal of a minister duly appointed by the governor on the advice of the chief minister and violates Article 163 and 164 of the Constitution. तो ये बड़ा अजीब बात है कि गवर्नमेंट अब ये कह रही है कि ये जो सेक्शन है ये असंवैधानिक है, जब इसको मिस्टर जलील के द्वारा ही चैलेंज किया जा सकता था। The government has defended the proposed ordinance on the ground that the section amounts to removal of a minister duly appointed by the governor. गवर्नमेंट ने इस प्रस्तावित ऑर्डिनेंस को डिफेंड किया है इस आधार पे कि ये जो सेक्शन है ये एक तरह से मिनिस्टर को इस तरह से रिमूव कर दिया जाता है जिसको कि गवर्नर द्वारा ड्यूली अपॉइंट किया गया चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पे। और ये आर्टिकल 163 और 164 जो है कॉन्स्टिट्यूशन के उसको वायलेट करता है ये सेक्शन। फर्दर देयर इज नो प्रोविजन फॉर अपील, और इसके बाद कोई अपील का कोई प्रावधान नहीं है इसमें। इट proposes to amend it to the effect that the government or authority may decide on the लोकायुक्त finding within 3 months। और इसके बाद कोई ये गवर्नमेंट ये प्रपोज कर रही है कि वो इसको सेक्शन को अमेंड कर देगी इस तरह से कि जो गवर्नर होगा या गवर्नमेंट या जो अथॉरिटी है वो डिसाइड कर सकती है लोक आयुक्त की फाइंडिंग पे 3 महीने के अंतर्गत। यानी लोक आयुक्त डायरेक्टली किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को नहीं हटा सकते हैं या पॉलिटिशियन को नहीं हटा सकते हैं। वो अपनी फाइंडिंग देंगे और 3 महीने में गवर्नर या कोई अथॉरिटी जो है उसके ऊपर डिसीजन लेगी। इट ऑल्सो सीक्स टू प्रोवाइड फॉर एन अपील, और ये भी वो कोशिश कर रही है कि उस पर अपील प्रोवाइड कर दे। While these are valid points, there is room to question the adoption of the ordinance route। जबकि ये पॉइंट्स वैलिड हो सकते हैं, लेकिन ऑर्डिनेंस का रूट क्यों अडॉप्ट किया जा रहा है इसको क्वेश्चन करने का भी यहाँ पे जगह है, रूम है। It is also curious that the provision is now considered unconstitutional when it was an earlier LDF regime headed by E.K. Nayanar that enacted the law in 1999। और ये भी अजीब बात है कि कौतूहलपूर्ण बात है कि इस प्रोविजन को, इस प्रावधान को अब असंवैधानिक माना जा रहा है, जबकि पहले की एलडीएफ रिजीम के द्वारा ही, जो कि ई.के. नयनार के द्वारा हेडेड थी, उन्होंने ही इस लॉ को एनैक्ट किया था 1999। द लेजिस्लेचर वाज क्वाइट अहेड ऑफ इट्स टाइम। लेजिस्लेचर अपने समय से काफी आगे था। As it envisaged removal of a public servant from the office following an adverse judicial finding, long before the Supreme Court paved the way for automatic disqualification of an elected representative upon conviction। ये जो लेजिस्लेशन था अपने समय से काफी आगे था, क्योंकि ये इस बात के परिवेश में को मद्देनजर रख के एक चल रहा था कि एक पब्लिक सर्वेंट को अपने ऑफिस से रिमूव किया जा सकता था अगर कोई विपरीत जुडिशियल फाइंडिंग आ जाए। और ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो रास्ता तैयार किया गया था कि ऑटोमेटिकली सुप्रीम कोर्ट जब रास्ता तैयार करता है, जो उसको ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई कर देता है किसी भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को कन्विक्शन के बाद। यानी जब कोर्ट में उसका इल्ज़ाम साबित हो जाता है ट्रायल कोर्ट में कन्विक्शन पे, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो ऑटोमेटिक डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, जैसा कि लॉ में लिखा भी हुआ है। और लेकिन ये जो लॉ है, ये कोई भी इसके बहुत पहले ही अगर जुडिशियल फाइंडिंग कोई भी आ जाती है तो पब्लिक सर्वेंट को रिमूव किया जा सकता है, इसका प्रावधान इसमें था। तो इस तरह से ये जो लॉ था ये अपने समय से काफी आगे था। It was only in 2013 that the apex court struck down a clause in election law that saved a serving legislator
on the disqualification following conviction until an appeal was filed and disposed of. ये केवल 2013 में ये भी हुआ है कि एपेक्स कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने एक ऐसा क्लॉज जो था इलेक्शन लॉ में, उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया, जो बचाता था किसी भी सर्विंग लेजिस्लेटर को डिस्क्वालिफिकेशन से कन्विक्शन के बाद, जब तक कि जो अपील वो फाइल करे या उसका डिस्पोजल नहीं हो जाए तब तक के लिए। यानी अगर किसी लेजिस्लेटर का कन्विक्शन हो जाता है क्रिमिनल चार्जेस पे, उसके बाद उसको हटा नहीं सकते थे पहले, 2013 से पहले, क्योंकि जब तक कि उसकी अपील डिस्पोज ऑफ नहीं होती है ऊपर वाले कोर्ट में, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन 2013 में तो एपेक्स कोर्ट ने इस क्लॉज को स्ट्राइक डाउन कर दिया था। A regime truly disposed towards corruption-free governance should not normally be worried about a law that allows an independent judicial forum to direct a public servant to leave office. एक ऐसा राज्य जो कि ट्रूली करप्शन फ्री गवर्नेंस के प्रति डिस्पोज्ड है, उसका रुझान है उस तरफ, उसको नॉर्मली चिंता नहीं करनी चाहिए एक ऐसी लॉ के बारे में जो कि एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल फोरम को अलाउ कर रही है कि वो किसी पब्लिक सर्वेंट को डायरेक्शन दे कि वो अपना ऑफिस छोड़े। If it has well-founded reservations about the process, it should not be chary of introducing relevant amendments in the assembly. अगर इस राज्य के पास अच्छे आधार हैं अपने अपने रिजर्वेशंस के लिए, यानी उनके जो डाउट्स हैं, जो उनके इस बारे में रिजर्वेशन है कि एक लॉ ठीक नहीं है, तो उसके बारे में अगर अच्छे आधार हैं प्रोसेस के बारे में, तो उसको हटना नहीं चाहिए और उसको डरना नहीं चाहिए कि वो रेलेवेंट अमेंडमेंट्स असेंबली में उसमें लेके आए। तो असेंबली में रेलेवेंट सुसंगत अमेंडमेंट्स लाए जा सकते हैं, उसके लिए ऑर्डिनेंस लाने की क्या ज़रूरत है?